नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त श्रवण जांगीर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सभी हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए विशेषण से अगला टॉपिक क्रिया लेके आया हूं। और इससे पहले अगर आपने जितने भी वीडियो देखे हैं, आपने जितना भी अध्ययन किया है हिंदी व्याकरण का, अगर उसमें कोई भी टॉपिक में अगर आपको समस्या है, आपको समझ में नहीं आया है, तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या वीडियो के कमेंट में जो भी समस्या है उसके समाधान के बारे में पूछ सकते हैं। उसका समाधान मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको जो समझ में नहीं आया है वो मैं आपको समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्रिया। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी गुरुजी को, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में। घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले क्रिया को जाने कि क्रिया क्या है, कहां से आया है ये शब्द। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे हम सबसे पहले। क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द, क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो क्या है इसकी परिभाषा? वे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, वही शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। या जिस शब्द या जिस शब्द समूह से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। ध्यान देना, क्रिया जो शब्द है वे किसका बोध कराएंगे? किसी भी कार्य के करने का या होने का, किए जाने का या होने का, इसका बोध कराएंगे, वही शब्द क्रिया कहलाएंगे। अब क्रिया किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ ली। जैसे लिखाने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी परिभाषा क्या है। मैं जो बता रहा हूं कि जिन शब्दों से या जिन शब्द समूह से किसी कार्य का होना या करने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आप मेरा नहीं, किसी का भी, मेरे विषय का नहीं, किसी भी विषय का आप वीडियो देखें तो अपने पास एक अभ्यास पुस्तिका यानी रफ रजिस्टर, रफ कॉपी लेके बैठें और एक पेन लेके बैठें, जिससे आप साथ साथ अगर लिखोगे, साथ साथ अगर आप उसको उतारोगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में, तो उसको दोबारा रिपीट करोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा वो टॉपिक। मैं बार बार कहता हूं कि अपने साथ जब वीडियो देखते हो अपने साथ रफ कॉपी और एक पेन लेके जरूर बैठें, और साथ के साथ जो परिभाषाएं जो मैं बता रहा हूं उसको भी नोट करो और उसके उदाहरण को भी, अन्य उनसे संबंधित कुछ अन्य जो बातें बता रहा हूं वो भी उसमें नोट करो, जिससे आपको सुविधा होगी सीखने में। मैं अपेक्षा आपसे यही करता हूं कि आप मेरी बातों पर अवश्य ध्यान दोगे, और ध्यान देने से ही आपको फायदा होगा। ठीक है? तो जैसे सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है, सीता
पढ़ रही है। पढ़ना क्या है? क्रिया है पढ़ना। पढ़ रही है यही क्रिया है। किसी कार्य का होना या करना पाया गया है, इसका बोध हो रहा है कि सीता क्या कर रही है? पढ़ रही है, वही क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया। अब जो क्रिया है वो कहां से बनी है, कहां से आया है? क्रिया धातु के बाद का रूप है। धातु, संस्कृत में आपने पढ़ी होंगी धातु। धातु, ठीक है। किसी भी क्रिया का मूल रूप, किसी भी क्रिया का मूल रूप, जैसे पढ़ना, आपको क्या आ गया? पढ़ना नाम आ गया। पढ़ना, इसका मूल रूप पढ़। खाना, खाना का मूल रूप, मूल शब्द क्या है? खा। खेलना, इसका मूल रूप क्या है? मूल शब्द क्या है? खेल। किसी भी क्रिया का मूल शब्द धातु कहलाता है। धातु प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है। धातु वो प्रारंभिक अवस्था है। जैसे अभी मैंने बताया, पढ़, खा, खेल, ये क्या है? धातु है। इन धातुओं के आगे ना वर्ण लगने से, ना शब्द लगने से क्रिया का निर्माण होता है। पढ़, ना लग गया, पढ़ना, क्रिया हो गई। ये क्या है? ये है धातु, क्योंकि इनका मूल रूप है, मूल शब्द है ये खा। ना लग गया, खाना, क्रिया हो गई। ये भी क्रिया हो गई, ये भी क्रिया हो गई, क्योंकि इसके आगे क्या लग गया? ना लग गया। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? धातु हैं। किसी भी क्रिया का मूल रूप है। क्रिया से पहले का रूप, क्रिया बनने से पहले का रूप जो है वही क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे पढ़, खा, खेल, जा, रो, यानी रो का रोना। तो ये सब मूल रूप क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। कोई भी धातु है, जैसे रो, रो में क्या जोड़ दिया? ना जोड़ दिया। रो में क्या जोड़ दिया? ना जोड़ दिया। क्या हो गया? रोना। क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया। और क्रिया का एक कौन सा रूप हो गया? क्रिया का साधारण रूप हो गया है। साधारण क्रिया हो गई है। आगे हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे क्रिया को। लेकिन ये शब्द जो है, रोना, पढ़ना, खाना, खेलना, पीना, हंसना, खेलना, ये सभी साधारण रूप हैं क्रिया के। क्रिया का साधारण रूप है। और क्रिया के साधारण रूप में से ना निकाल लेने से जो शब्द बचता है, जो मूल शब्द बचता है, वही धातु कहलाता है। समझ में आ गया इतना? धातु का आ गया। तो क्रिया को छोड़कर हम सबसे पहले हम धातु पढ़ते हैं। छोटा सा इसका टॉपिक है धातु। सबसे पहले हम धातु पढ़ेंगे। चलो धातु के बारे में बता देता हूं, उसके बाद में धातु से संबंधित है क्रिया, ठीक है। इसके आगे ही आती है क्रिया। तो सबसे पहले हम धातु। तो धातु की आपने परिभाषा पढ़ ली कि क्रिया का साधारण रूप है, उनमें से ना हटाने से जो शब्द बचते हैं वही धातु कहलाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। बड़ी सरल परिभाषाएं हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और धातु में ना जोड़ने से क्रिया का साधारण रूप बन जाता है, ठीक है। जैसे रो, रो क्या है? धातु है। इसमें ना मिला दिया, ना जोड़ दिया आगे प्रत्यय के रूप में, तो रोना हो गया। और रोना क्या हो गया? क्रिया का साधारण रूप। इसी प्रकार से पढ़, खा, खेल, इसमें ना जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? पढ़ना, खाना, खेलना, लिखना, ये सभी क्रिया के साधारण रूप हैं, ठीक। अब धातु के भेद,
क्या पढ़ेंगे हम? धातु के भेद पढ़ेंगे। धातु के भेद। धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के 2 भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं? 2। धातु के पढ़ने के बाद हम क्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले हम धातु को अगर कंठस्थ करेंगे तो उसके बाद में जब क्रिया पढ़ेंगे तो हमें समस्या नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको क्रिया से संबंधित पहले धातुओं को थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, धातुओं के बारे में। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु के 2 भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। कौन से? मूल धातु और दूसरी यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल धातु के बारे में। मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु नाम से ही पता चलता है, ये स्वतंत्र होती है। ये क्या होती हैं? ये स्वतंत्र होती हैं, अन्य शब्दों पर निर्भर नहीं रहती। मूल धातु किसे कहते हैं? ये धातु स्वतंत्र होती है, अन्य किसी शब्दों पर निर्भर नहीं रहती। जैसे अभी अभी बताया था मैंने, खा, पढ़, लिख, रो, भाग, ये मूल रूप है। ये अन्य किसी शब्दों पर निर्भर नहीं रहती, मूल धातु कहलाती है। समझ में आ गया? वे धातु जो स्वतंत्र होती हैं, जो किन्हीं शब्दों पर निर्भर नहीं रहती, अन्य किसी शब्दों पर निर्भर नहीं रहती, मूल धातु कहलाती हैं। जैसे खा, पढ़, लिख, रो, भाग, ये सभी जो धातुएं हैं वे मूल धातु कहलाती हैं। दूसरा है यौगिक धातु। दूसरा क्या है? पहले हमने पढ़ी मूल धातु, दूसरी है यौगिक धातु। यौगिक धातु किसे कहते हैं? यौगिक यानी योग से बनती है। किस किस से योग, किन किन के योग से बनती हैं? देखिए, यौगिक धातु वे धातुएं जो धातु प्लस प्रत्यय, शॉर्ट में बता रहा हूं, धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस धातु, और संज्ञा या विशेषण प्लस प्रत्यय, इनके योग से बनती हैं, वे यौगिक धातु कहलाती हैं। वे धातुएं जो धातु के आगे प्रत्यय, अन्य सभी धातुएं या कई धातुओं से मिलकर बनती हैं, जो संज्ञा विशेषण इनके आगे प्रत्यय के योग से बनती हैं, यौगिक धातुएं कहलाती हैं। अब इनके बारे में बताऊंगा कि धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय अभी अभी मैंने बताया था। जैसे मूल धातु क्या है? खा। मूल धातु क्या है? खा। इसके आगे ना प्रत्यय लगने से खाना, भागना, लिखना, पढ़ना, ये सभी इनके आगे प्रत्यय लगने से ये धातु प्लस प्रत्यय बन गई। धातु प्लस धातु, घूमना फिरना, घूमना फिरना, खाना पीना, खाना पीना भी इसी का उदाहरण है। संज्ञा और विशेषण से, संज्ञा और विशेषण से कौन सी धातु बनेगी? गरम से गरमाना, गरम संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द हैं उनमें बनेगी। बात करने से बतियाना, बात से
बतियाना। ये जो धातुएं हैं ये संज्ञा प्लस संज्ञा या विशेषण प्लस प्रत्यय से बनती हैं। ठीक है, तो इनका मैं अलग आपको उदाहरण भी बताऊंगा। और यौगिक धातु हैं उनके कितने भेद होते हैं, उनके 3 भेद होते हैं, वो 3 भेद भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ये आपने अपनी रफ कॉपी में उतार लिया होगा। तो धातु पढ़ रहे हैं हम, धातु, उसकी परिभाषा पढ़ ली हमने, उसके भेद, उसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो मूल धातु जो हमने पढ़ ली है, जो स्वतंत्र होती है, किन्हीं शब्दों पर निर्भर नहीं रहती, जैसे खा, पढ़, लिख, रो, जा, आ, ये सभी। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा अभी यौगिक धातु। यौगिक धातु मैंने अभी आपको बताया कि यौगिक धातु किसे कहते हैं? वे धातुएं जो धातु प्लस प्रत्यय से बनती हैं, कई धातुओं से मिलकर बनती हैं, या संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रत्यय लगने से बनती हैं, मिलकर बनती हैं, वे यौगिक धातुएं कहलाती हैं। अब यौगिक धातुओं के भी 3 भेद बताए मैंने, अभी बता रहा हूं 3 भेद। एक तो पहला प्रेरणार्थक यौगिक धातुएं, प्रेरणार्थक यौगिक धातु पहला है प्रेरणार्थक यौगिक धातु। दूसरा है यौगिक क्रिया, या उसको क्रिया भी कह सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया भी कह सकते हैं इसको, यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया, या फिर इसको यौगिक धातु भी कह सकते हैं। और तीसरा है नाम धातु, नाम धातु यौगिक क्रिया या नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये 3 भेद हैं किसके? यौगिक धातु के 3 भेद हैं, प्रेरणार्थक यौगिक धातु या प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, और नाम धातु क्रिया या नाम धातु यौगिक धातु। ये 3 भेद हैं इसके। 3 भेद अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 3 भेद हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे, कि ये कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा कि इसमें कौन सी धातु है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, आप उसको रिपीट करोगे, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार के पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये वे क्रियाएं, वे धातुएं या वे प्रेरणार्थक क्रियाएं जो आक्रामक व शकर्मक से मिलकर बनती है, दोनों से मिलकर बनती हैं, चाहे वो शकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो प्रथम या प्राथमिक, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। ठीक है, तो एक तो पहली या प्राथमिक प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। तो आना, लाना, ये आना या जाना, सॉरी लाना, आना, लाना, किसी भी शब्द के अंत में आना या लाना आए उसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ये क्रिया होगी। और जिसमें वाना आए, वाना, उसमें कौन सी क्रिया होगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे धातु है पढ़, इसमें आप आना लगाओगे तो पढ़ाना।
पढ़ाना किसका हो गया है? ये प्रथम प्रेरणार्थक वाक्य हो गया, क्रिया का हो गया। इसी प्रकार से देना है, देना, देना में लाना लगाओगे तो दिलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना, जैसे पढ़ प्लस वाना, पढ़वाना, पढ़वाना, लिखवाना, ये हो जाएगा कौन सा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आगे है यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया मैंने पहले भी बताई, आपने उदाहरण भी बताया है कि वे क्रियाएं जो अनेक धातुओं से मिलकर बनी है, या धातु के बाद में प्रत्यय से मिलकर बनी है, या फिर संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रत्यय से मिलकर बनी है। आपको मैंने उदाहरण लिखवाए भी दिए थे कि जैसे पढ़, इसके उदाहरण क्या है? जैसे पढ़, पढ़ में आप प्रत्यय ना लगाओगे तो पढ़ना। धातु प्लस धातु यानी कई धातुओं से मिलकर बनती है, वो घूमना फिरना, घूमना फिरना, रोना धोना, रोना धोना, ये सभी धातु अनेक धातुओं से मिलकर बनती हैं। दोनों जो शब्द हैं वे दोनों शब्द मूल धातुओं के योग से बनती हैं, यौगिक से बनती हैं। तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया अभी मैंने बताया था कि संज्ञा या विशेषण के बाद प्रत्यय से मिलकर बनती है। कोई भी इसके आगे प्रत्यय लग जाता है, या तो संज्ञा के आगे या विशेषण के आगे, तो वही क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे बात, गाली, बात, गाली। तो बात से बतियाना, बात से बतियाना, गाली से गरियाना, बड़बड़ाना, ये भी नाम धातु का ही एक उदाहरण है। तो ये जो धातु हैं ये हमारी पूरी हो गई। धातु किसे कहते हैं? इसके दो भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। यौगिक धातु भी तीन रूपों में है, प्रेरणार्थक यौगिक धातु, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। ये इसके उदाहरण भी मैंने आपको साथ साथ लिखवा दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। धातु ये है, ठीक है। अब हम क्या शुरू करते हैं? क्रिया शुरू करते हैं। क्रिया, ये भी क्रिया का ही एक भाग था। क्रिया को समझने के लिए धातु के ज्ञान का भी ज्ञान होना भी जरूरी है। जब तक आप धातु का ज्ञान नहीं लोगे आपको पता नहीं चलेगा। कभी बहुत बार धातु के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने पढ़ी क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द या जिस शब्द समूह से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। जैसे सीता पढ़ रही है, पढ़ना, पढ़ने का बोध हो गया, कार्य का बोध हो गया, काम का बोध हो गया, तो पढ़ना, पढ़ क्या है? क्रिया हो गई, ठीक है। अब इसके भेद, क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद हम पढ़ेंगे सबसे पहले कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा शकर्मक क्रिया, शकर्मक क्रिया। पहली अकर्मक क्रिया, दूसरी शकर्मक क्रिया। किसे कहते हैं? देखिए, शकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक, लग गया यानी कर्म नहीं है। वे क्रियाएं या वे क्रिया जिनके साथ कर्म नहीं होता है,
या यूं कह सकते हैं वे क्रियाएं जिनका प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ता। कर्म तो होता ही नहीं है, कर्ता होता है, तो कर्म पर ना पड़कर सीधा किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनमें कर्म होता ही नहीं है, कर्म नहीं होता, कर्ता होता है, और क्रिया का प्रभाव भी किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है, वही अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खेलता है, राम खेलता है। राम खेलता है केवल क्या है, क्रिया है। राम खेलता है, इस कर्ता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, कर्म नहीं है इसमें। मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। पढ़ना क्रिया है, इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है, मोहन पे पड़ रहा है, कर्ता पे, कर्म तो है ही नहीं। तो इसलिए जिन वाक्यों में कर्म नहीं हो, क्रिया हो, या ये कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ता हो, वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। अगली है शकर्मक क्रिया। शकर्मक, श यानी शहित, कर्म यानी कर्म, कर्म सहित। किसे कहते हैं शकर्मक क्रिया? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म होता है, या यूं कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। क्योंकि इसमें कर्म है, इसलिए क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा, वह शकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अभी यही पढ़ा था, राम खेलता है, इसी में लिख दो राम फुटबॉल, राम हॉकी खेलता है, राम हॉकी खेलता है। राम करता, हॉकी कर्म, खेलना इसके ऊपर पड़ गया है। क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ना क्रिया है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, कर्म है पुस्तक, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए इसमें शकर्मक क्रिया है। एक और साधारण सी बात बता देता हूं, जो भी वाक्य दिया गया हो उसका आप प्रश्न बना लिया करो। कैसे, देखिए अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में क्या है, राम खेलता है, तो प्रश्न बनाओगे तो क्या करोगे, राम खेलता है, कौन खेलता है, इसमें आएगा कौन खेलता है। कौन से अगर आपका प्रश्न शुरू होता है, कौन खेलता है, राम खेलता है, तो उसमें तो आएगा, उसमें आएगी अकर्मक क्रिया। और क्या, जिसमें क्या आ जाए, क्या, कैसे, राम क्या खेलता है, मोहन क्या पढ़ रहा है, उसमें आएगी शकर्मक क्रिया। याद रखना, कौन आता है उसमें आएगी, ऐसे नहीं है, ये मत कर देना जिसमें कर्म ना हो उसी में। ऐसे तो इसमें भी कर सकते हो, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसे नहीं। पहले आपको क्या, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या से प्रश्न बनाना है। अगर क्या से प्रश्न नहीं बन रहा है तो कौन से जरूर बनेगा। क्या से नहीं बन रहा है तो कौन से बनाना है। ठीक है, तो यहां पर राम खेलता है, क्या से नहीं बन रहा, कौन खेलता है, राम खेलता है, इसका मतलब राम खेलता है। कौन का मतलब किस, कौन, कर्ता, कर्ता पे क्रिया का प्रभाव पड़ा। और इसमें मोहन क्या पढ़ रहा है, क्या का मतलब कर्म से है, कर्म से, क्या, क्या का मतलब क्या है, कर्म से, कर्म
कर्म आएगा, क्या आएगा, वहां पे सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। एक अन्य तीसरा भेद भी बता देता हूं। तीसरा, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिसमें दो कर्म हो, वे क्रियाएं जिनमें दो कर्म हो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने राम को पुस्तक दी। मैंने राम को पुस्तक दी। मैंने राम को, कर्म हो गया, पुस्तक को दी थी ना, पुस्तक, ये भी कर्म हो गया। तो राम को और पुस्तक, ये क्या हो गए, कर्म हो गए। जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया। तो अकर्मक क्रियाएं पढ़ी जिसमें कौन, हम अगर किसी भी वाक्य का प्रश्न बनाएंगे तो कौन से शुरू होगा। सकर्मक क्रिया, जो वाक्य दिया होगा उसमें अगर क्या से प्रश्न बन रहा है तो क्या आएगा। अगर क्या से प्रश्न बन रहा है तो उसमें सकर्मक क्रिया आएगी। जिसमें दो कर्म दिए गए हों वहां पर द्विकर्मक क्रिया आएगी। ठीक है। एक होता है, चलो उसके बाद बताता हूं। सबसे पहले भेद हो गए, कर्म के आधार पर दो हो गए। अब रचना के आधार पर कर लेते हैं। रचना के आधार पर वही होंगे जो अभी आपने धातु में पढ़े थे। अभी आपने धातु में जो पढ़े थे वो रचना के आधार पर होंगे। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हम इसके भेद पढ़ेंगे। तीन, कुल मिलाकर तीन पढ़ेंगे। संयुक्त रूप से हमने तीन बना ली, वैसे तो 5-6 है लेकिन तीन ही पढ़ेंगे हम। पहला रूढ़ क्रिया, दूसरा यौगिक और तीसरा पूर्वकालीन क्रिया। ठीक है। रूढ़ क्रिया, दूसरी यौगिक और तीसरी पूर्वकालीन। रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ क्रिया जो साधारण सी होती है, प्राथमिक रूप होता है, या ये कह सकते हैं कि जो रचना का प्रारंभिक रूप होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ाई थी धातु में, तो धातु के रूप आ गई रूढ़। ठीक है। वही क्रियाएं क्या कहलाती है? रूढ़ क्रिया कहलाती है। जैसे लिख बताया था मैंने, लिख धातु हो गई, उसका साधारण रूप क्या हो गया? लिखना। पढ़ का पढ़ना, जा का जाना, आ का आना, भाग का भागना। ठीक है। ये सभी क्रिया का प्रारंभिक रूप रूढ़ क्रिया कहलाते हैं। दूसरा यौगिक। यौगिक में मैंने आपको बताया था धातु के बाद में प्रत्यय लगता है, वह यौगिक क्रिया कहलाती है। कई धातु मिलकर एक शब्द बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं, वे यौगिक कहलाते हैं। संज्ञा या विशेषण से, संज्ञा विशेषण के बाद प्रत्यय लगकर जो क्रिया बनती है वो यौगिक कहलाते हैं। 3 प्रकार बताए मैंने। यौगिक धातु से मिलकर बनती है, जो रूढ़ में आ गया। यौगिक दो धातु या एक से अधिक कई धातुएं मिलकर खाना पीना, रोना धोना, भागना फिरना, भागना फिरना। एक से अधिक धातु मिलकर इन
क्रियाओं का निर्माण करती हैं वे यौगिक कहलाती हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण से प्रत्यय लगकर जो क्रियाएं बनती हैं वे यौगिक कहलाती हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, बात से बतियाना, गाली से गरियाना, बड़ से बड़बड़ाना, ये सभी, ठीक है, वे यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। एक पूर्वकालीन क्रिया है। पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिनमें दो काम होते हैं, एक तो पहला एक दूसरा। लेकिन दूसरा काम कब होता है? जब पहला काम पूरा हो जाए, पहले काम को समाप्त करके दूसरा काम किया जाता है, दूसरे काम के लिए जाया जाता है, वहां पे पूर्वकालीन क्रिया होती है। जैसे सीता दूध पीकर जाएगी, राम पढ़कर सोएगा। दो क्रियाएं हो गई, दो कार्य हो गए। एक तो दूध पीकर और एक जाएगी, पढ़कर और सोएगा, ठीक है। तो जाना कब जाएगी? जब वो दूध पी लेगी तब, दूध पीकर, पूरा काम हो गया पहला। दूसरा, राम पढ़कर सोएगा, कब सोएगा? जब वो पढ़ लेगा तब सोएगा, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो दूसरा कार्य कब करेगा वो? जब पूर्व काल का या पूर्व काम पहले कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, पूरा कर लेगा, उसके बाद में दूसरे कार्य के प्रति अपनी रुचि दिखाएगा, ठीक है। ये पूर्वकालीन क्रिया हो गई। समझ में आ रही? तो ये हमारी क्रिया रचना के आधार पर हो गई। अब एक छोटा सा और बता देता हूं, एक आधार पर। किस आधार पर? काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर, जो आप जानते हैं और आप आराम से सीख भी सकते हैं। काल के आधार पर, काल कितने होते हैं? 3। तो काल के आधार पर 3 प्रकार होंगे किसके? क्रिया। एक तो भूतकालीन क्रिया, एक वर्तमानकालीन क्रिया और एक भविष्यकालीन। एक भविष्यकालीन क्रिया। भूतकालीन जो पहले, वह क्रिया जो पहले कर चुके हैं, जो पहले अतीत के समय में, वर्तमान से पहले जो आया था भूतकाल, है ना, बीते हुए कल में जो कार्य कर चुका है वो भूतकालीन क्रिया। रमेश जा चुका है, रमेश गया, या रमेश जयपुर गया, रमेश जयपुर गया, जा चुका है, यानी भूतकालीन में आ गई वो। दूसरा, वर्तमान काल में, वह क्रिया या वह कार्य जो वर्तमान समय में हो रहा है, जो मौजूदा समय में हो रहा है, वह भूतकालीन क्रिया कहलाएगी। जैसे राम कल आएगा, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, राम खाना खा रहा है, राम आ रहा है, राम वो कार्य कर रहा है, वो क्या है? वर्तमानकालीन क्रिया। तीसरा है भविष्यकालीन क्रिया। भविष्यकालीन मतलब जो करेगा, आने वाले समय में करेगा, वह क्रिया जो आने वाले समय में संपादित की जाएगी, वही क्या कहलाती है? भविष्यकालीन क्रिया। जैसे सीता कल अजमेर जाएगी, सीता कल अजमेर जाएगी,
तो ये भविष्यकालीन क्रिया हो गई। तो ये हमारी क्रिया का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। दोस्तों, आपको समझ में कैसा आया आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको इसमें से जो नहीं समझ में आया वो भी मुझसे व्हाट्सएप या वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका 1 मिनट लगेगा अंगूठे के निशान को दबाना, घंटे के निशान को दबाना, सब्सक्राइब के निशान को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय मां भारती, जय हो।